Bismillahirrahmanirrahim. I am डॉक्टर वाजिद अलीम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस को, जो कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में एक बहुत ही अहम कंट्रैक्ट है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क 4 मुख्तलिफ टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। उन 4 में से ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉरवर्ड कंट्रैक्ट में भी डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता था। इसके साथ फ्यूचर, जो कि सेकंड टाइप ऑफ द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है, उनमें भी डिफॉल्ट रिस्क हाई था, क्योंकि फ्यूचर कंट्रैक्ट में भी इन्वेस्टर के पास वो चॉइस नहीं होता कि अगर कंट्रैक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबल हो तो वो एक्सरसाइज करे, अगर कंट्रैक्ट किसी भी इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल ना हो तो वो एक्सरसाइज ना करे। ये चॉइस सिर्फ ऑप्शन कंट्रैक्ट में ही इंक्लूड है, इसीलिए इसी कंट्रैक्ट को कहते हैं ऑप्शंस कंट्रैक्ट। ऑप्शन as the term reflect that it means a choice to sell or buy something. As previously mentioned, that option are the derivative instruments. It is one of the most important types of the derivatives contract or financial derivatives. This is different from the rest of the two. ये बाकी जो कंट्रैक्ट है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में, ये उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर के पास वो चॉइस, वो राइट्स होता है कि अगर वो चाहे तो कंट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता है, अगर वो चाहे तो कंट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लाइक प्रीवियस, यहाँ पर भी 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, 2 इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, ऑप्शन होल्डर और ऑप्शन राइटर जिसे कहते हैं। ऑप्शन होल्डर वो इन्वेस्टर होता है विद इन द ऑप्शन कंट्रैक्ट्स जिनके पास वो राइट या चॉइस रहता है, होता है कि अगर वो चाहे तो कंट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता है, अगर वो चाहे तो कंट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, उसको कहते हैं ऑप्शन होल्डर। इसी तरह ऑप्शन राइटर विद इन द ऑप्शन कंट्रैक्ट वो इन्वेस्टर है जो ये चॉइस या ये राइट दूसरी इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है या सेल आउट करता है। प्रोवाइड या सेल आउट का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर ऑप्शन की राइट्स को या चॉइस को लेता है, वो उसके लिए जरूर प्रीमियम पे करेगा। तो जो ये चॉइस प्रोवाइड करता है दूसरी इन्वेस्टर को, उसे कहते हैं ऑप्शन राइटर। एंटायरली अगर हम ऑप्शन को डिवाइड करें, ऑप्शन कंट्रैक्ट्स को डिफाइन करें, तो ऑप्शन कंट्रैक्ट्स गिव्स राइट्स टू द ऑप्शन होल्डर टू बाय और सेल एसेट्स। जिस तरह प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि इन्हीं कंट्रैक्ट्स में वो चॉइस या वो ऑप्शन या वो राइट्स रहता है विद इन द इन्वेस्टर कि अगर कंट्रैक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबल हो तो वो कंट्रैक्ट को एक्सरसाइज करे, अगर कंट्रैक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबल ना हो तो वो कंट्रैक्ट को एक्सरसाइज ना करे। लेकिन इसी राइट के लिए ऑप्शन होल्डर को प्रीमियम पे करना पड़ेगा टू द ऑप्शन राइटर। So option contracts provide rights to the option holder to buy or sell assets. जिस तरह हमने जिक्र किया कि ऑप्शन होल्डर will decide the exercise of a contract, इसीलिए ऑप्शन कंट्रैक्ट का जो एंटायर एक्शन है, जो एंटायर डिसीजन है, वो होली सोली डिपेंड है ऑप्शन होल्डर के ऊपर, क्योंकि
ان کے پاس وہ رائٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایکسرسائز کر سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو رائٹس کو, آپشن کو, کنٹریکٹ کو ایکسرسائز نہیں کر سکتا. آپشن کی دو ٹائپ ہے. پٹ آپشن which gave rights to sell the underlying assets. آپشن ہولڈر کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو انڈرلائنگ ایسٹس کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو ان کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں پٹ آپشن. دوسرا ہے کال آپشن. کال آپشن کا مطلب it provide rights to the option holder to buy the underlying assets. آپشن ہولڈر کو یہ رائٹس پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایسٹس کو بائی کر سکتا ہے, اگر وہ چاہے تو نہیں کر سکتا. اب ایک تو ایکسرسائز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, دوسرا ہے ڈیوریشن, مطلب جس ٹائم پہ آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے تو اس کے لیے دو مختلف سٹائل یوز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں یورپین سٹائل. یورپین سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ this contract will exercise only at the expiration date. اسی کنٹریکٹ کا جو ایکسپائریشن ڈیٹ ہے انہی ڈیٹ پر صرف یہ کنٹریکٹ ایکسرسائز ہوں گے. دوسرا ہے امریکن سٹائل. امریکن سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ دو انویسٹر کسی بھی وقت کنٹریکٹ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو کسی بھی وقت اگر ایکسرسائز کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں امریکن سٹائل, اور اگر صرف ایکسپائریشن ڈیٹ پر ایکسرسائز ہونا ہو کسی بھی کنٹریکٹ کو, آپشن کنٹریکٹ کو, تو اسے کہتے ہیں یورپین سٹائل کنٹریکٹ. یہ تو ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا کہ آپشن ہولڈر رائٹس لیتا ہے کہ کنٹریکٹ کو ایکسرسائز کرے یا نہ کرے, تو اسی رائٹ کے لیے آپشن ہولڈر کو پے کرنا پڑے گا پریمیم. اب آپشن میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ایریا ہے, وہ ہے کیٹیگریز, جس کو آپشن منینس بھی کہتے ہیں. آپشن تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, جس کو منینس آف دی آپشن بھی کہتے ہیں یا پوزیشن آف دی آپشن ہولڈر بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو آپشن ہولڈر ہے ان کا پوزیشن کلیئر ہوتا ہے, ڈیفائن ہوتا ہے کہ آیا وہ کنٹریکٹ میں پروفٹ میں ہے, لاس میں ہے, یا وہ کنٹریکٹ نہ پروفٹ میں ہے نہ لاس میں ہے. تو اس کو پوزیشن آف آپشن ہولڈر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپشن ہولڈر کی جو پوزیشن ہے, پوزیشن کا مطلب پروفٹ لاس کا جو پوزیشن ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے, وہ کلیئر ہوتا ہے, وہ شو ہوتا ہے. اگر کوئی بھی آپشن کنٹریکٹ آپشن ہولڈر کے لیے پروفیٹیبل ہو تو وہ پوزیشن آپشن ہولڈر کا ہوگا, اور اسے کہتے ہیں ان دا منی پوزیشن. ان دا منی پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپشن کنٹریکٹ آپشن ہولڈر کے لیے پروفٹ میں ہے. اگر آپشن کنٹریکٹ آپشن ہولڈر کے لیے پروفٹ میں نہ ہو, لاس میں ہو, تو اسے کہتے ہیں آؤٹ دا منی. ویورز, ان دا منی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپشن کنٹریکٹ میں انٹر ہوتے ہیں دو انویسٹر, آپشن ہولڈر اور آپشن رائٹر. اب آپشن ہولڈر کے پاس وہ رائٹ ہے کہ وہ ایکسرسائز کرے یا نہ کرے. اب وہ اپنی پوزیشن کو اسپیسیفائی کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ آیا ان کو آپشن ایکسرسائز کرنا چاہیے یا نہیں. تو اگر آپشن کنٹریکٹ آپشن ہولڈر کے لیے پروفیٹیبل ہو تو اسے کہتے ہیں ان دا منی. اگر آپشن کنٹریکٹ آپشن ہولڈر کے لیے پروفیٹیبل نہ ہو تو اسے کہتے ہیں آؤٹ دا منی. اگر
ऑप्शन कंट्रैक्ट न प्रॉफिट में हो न लॉस में हो तो उसे कहते हैं एट द मनी। अब ऑप्शन होल्डर ने तब ही डिसीजन लेना है या कंट्रैक्ट तब ही एक्सरसाइज करना है जब वो इन द मनी पोजीशन में होंगे। इन द मनी पोजीशन में होने का मतलब कि वो ऑप्शन कंट्रैक्ट ऑप्शन होल्डर के लिए प्रॉफिटेबल है। सॉरी, एज द ग्राफ रिफ्लेक्ट, ये ग्राफ शो कर रहा है पोजीशन इन बोथ फॉर द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, कि कॉल ऑप्शन में कौन सा वाला पोजीशन इन द मनी होगा, एट द मनी होगा, आउट ऑफ द मनी होगा। इसी तरह पुट ऑप्शन में कौन सा वाला इन द मनी होगा, एट द मनी होगा एंड आउट द मनी होगा। अब कॉल ऑप्शन को अगर आप देख ले तो व्हेन द स्टॉक प्राइस इंक्रीज आर ग्रेटर देन फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस, स्टॉक प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से ग्रेटर हो तो वो कॉल ऑप्शन इन द मनी होगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्राइक प्राइस लेट्स से वो है 470, स्टॉक प्राइस है 500, आपने शेयर्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया है जिनका प्राइस है 500 और स्ट्राइक प्राइस जो एक्सरसाइज होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड वो है 470, सो यू विल बी इन द मनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इन तमाम से पोजीशन ऑफ द ऑप्शन होल्डर और द ऑप्शन राइटर, मोस्टली ऑप्शन होल्डर ही डिस्कस होते हैं क्योंकि वो राइट सिर्फ ऑप्शन होल्डर के पास ही होता है कि अगर वो चाहे तो एक्सरसाइज कर सकता है, ना चाहे तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर ऑप्शन राइटर के लिए प्रॉफिटेबल हो तब भी उनके पास वो राइट्स नहीं रहता, इसीलिए ऑप्शन होल्डर की पोजीशन मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है पोजीशन ऑफ द ऑप्शन में या मनीनेस ऑफ द ऑप्शन में। इसी तरह दोनों पार्टीज की यही ख्वाहिश होती है, यही चॉइस होती है कि वो ऑप्शन की एक्सरसाइज करे, तब ही एक्सरसाइज करे जब उनके लिए वर्दी हो, प्रॉफिटेबल हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए वर्दी या प्रॉफिटेबल ना हो तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन होल्डर इसी चीज को देखते हैं कि अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए प्रॉफिटेबल हो तो वो एक्सरसाइज कर लेता है, अगर ना हो तो वो एक्सरसाइज नहीं करता। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि कॉल ऑप्शन में अगर स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ग्रेटर हो तो वो इन द मनी पोजीशन में होंगे और इन द मनी पोजीशन वो प्रॉफिटेबल पोजीशन होता है और वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइजेबल होते हैं। इसी वैल्यूज को इंट्रिंसिक वैल्यू या ग्रॉस पे अप भी कहते हैं। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन मार्केट्स में ही एक्सरसाइज होते हैं, ट्रेड होते हैं। तो ऑप्शन मार्केट्स दो किस्म के हैं, एक है ओवर द काउंटर ऑप्शन मार्केट और दूसरा है एक्सचेंज लिस्टेड एक्सचेंज। सबसे पहले ओवर द काउंटर ऑप्शन मार्केट को थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट पार्टीज प्राइवेट इन्वेस्टर आपस में मिलते हैं, आपस में वो टर्म एंड कंडीशन को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, प्राइस के ऊपर वो एग्री होते हैं, क्वांटिटी के ऊपर वो एग्री होते हैं और वो एंटर होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टॉक प्राइस या एक्सपायरेशन डेट नहीं है। टोटली कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म एंड कंडीशन है, प्राइस है, एक्सपायरेशन डेट है, जो भी है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो तमाम के तमाम डिपेंड है ऑन द टू प्राइवेट पार्टी और ऑन द टू इन्वेस्टर। जो दो इन्वेस्टर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं वो ही मतलब उन कॉन्ट्रैक्ट की जो तमाम टर्म एंड कंडीशन है वो तमाम के तमाम डिफाइन या डिसाइड करते हैं
वही दो इन्वेस्टर, वही दो प्राइवेट पार्टीज। इसलिए इन्हीं मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस नहीं है, ना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेट है, ना कोई सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व है। दूसरा है एक्सचेंज लिस्टेड ऑप्शन मार्केट। एक्सचेंज लिस्टेड ऑप्शन मार्केट, यहां पर भी ऑप्शन ट्रेड होते हैं, लेकिन यहां पर जो टर्म एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो टर्म एंड कंडीशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है बोथ इन्वेस्टर के लिए, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं। दोनों इन्वेस्टर वही टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं और फिर एंटर होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट का एक स्टैंडर्ड होता है और वही स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए या दोनों इन्वेस्टर के लिए जो एंटर होते हैं विद इन दी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में डिफरेंस ये है कि टर्म एंड कंडीशन जो इम्पोर्टेंट और बेसिक्स है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, वो ओवर द काउंटर में एस्टेब्लिश नहीं होते, वो टोटली डिपेंड होते हैं इन्वेस्टर पर, पार्टी के ऊपर। और एक्सचेंज लिस्टेड ऑप्शन मार्केट में ये तमाम के तमाम बेसिक पॉइंट्स, ये तमाम के तमाम टर्म एंड कंडीशन ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, प्रेजेंट है। इन्वेस्टर उन्हीं टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं और उनके बाद ही वो एंटर होते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये this was all about the option contract. Thank you. Hope that it will be clear to all of you.